मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है। इस बार एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम्स में आपके पूरे 20 में 20 सवाल सही होने चाहिए। मेरा केवल एक ही टारगेट है जी। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल यानी कि आपके अपने YouTube चैनल रोजगार संघ विपिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ, मैं यह चैनल बिल्कुल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए समर्पित किया हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे चैनल का मेन थीम ही है कि अधिकतम रोजगार प्रदान किया जा सके। हम बच्चे को इतना ज़्यादा हेल्प करें, कम समय में बिल्कुल सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। यानी कि आपको हिंदी में पूरे 40 में 40 नंबर दिलवाने के मेरे पूरे ख्वाहिश है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और पूरे समुद्र में नहीं घुसना है। पढ़ने के लिए तो इतनी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते पढ़ते पूरे साल निकाल दें तो भी कम पड़ेगा, लेकिन हमें लिमिटेड टाइम में, हमारे जो अभी 3 से 4 महीने का समय है, इसके अंदर ही मुझे बिल्कुल सटीक पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। तो आइए इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि 2024 में जो 21 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ। तो फिर से एक बार आपका इस चैनल पे आप सभी बच्चों का जोरदार स्वागत। मैं चाहूँगा कि आप सब बिल्कुल अंत तक बने रहें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बिना देरी किए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आइए। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और इस विकल्प में सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है। जी हाँ, इस 4 विकल्प में हमारे एक वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य में फिट बैठने वाला जो भाववाचक संज्ञा होगा उसका हमें पता लगाना है। अब आइए देखिए वाक्य को हम पढ़ते हैं। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खाली स्थान सदैव बनी रहेगी। जी हाँ, परिवार में कोई व्यक्ति है, उसके चले जाने के बाद सदैव क्या बनी रहेगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए उभार, उभार मतलब क्या होता है, उठा हुआ। उभार का मतलब होता है ऊपर आना या उठा हुआ। ठीक है, उठाव, किसी भी चीज़ में उठाव, ऊपर उठ जाना, उसको बोलते हैं उभार। तो परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की उभार, उठाव सदैव बनी रहेगी। जी, ये तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है इसमें, यह बिल्कुल अटपटा सा इस लाइन में फिट बैठ रहा है, इसलिए ये हमारा भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा है कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कांति सदैव बनी रहेगी। कांति सदैव बनी रहेगी। कांति का मतलब होता है शोभा या सौंदर्य। ठीक है जी, कांति का मतलब होता है शोभा या सौंदर्य। अब कोई व्यक्ति किसी परिवार से चले जाए तो क्या उसका शोभा और सौंदर्य बनी रहेगी? जी ना, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पे ये भी सही नहीं होगा। अब देखिए उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव कटुता बनी रहेगी। कटुता, कटुता का मतलब क्या होता है, कठोर। कटुता का मतलब होता है कठोर, तीखी। अब कोई व्यक्ति चले जाएं तो उसके उपलक्ष्य में क्या कटुता, कठोरता बनी रहेगी, ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है शब्द। तो देखिए एक ऑप्शन जो बचा है, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खाली स्थान, कमी सदैव बनी रहेगी। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता और यही भाववाचक संज्ञा यहाँ पे फिट बैठेगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो कमी है वही इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, कि उस परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव मतलब हमेशा बनी रहेगी, कोई भी चीज़ उसका जगह नहीं ले सकती। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब दूसरा सवाल है यहाँ पे, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। रेखांकित शब्द, यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। सांस लिया, इसको रेखा द्वारा अंकित किया गया है, सांस लिया को। तो आप सबसे पहले वाक्य को ठीक से पढ़ें कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। आपको सही लग रहा है क्या, बोलने में अजीब तो नहीं लग रहा है? तो देखिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है, तो हम पढ़ते हैं कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। ठीक है, दूसरा है काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए। सांस लिए तो बड़ा अटपटा लग रहा है, सांस लिए, सांस लिए मतलब
ये भी सही नहीं लग रहा है सेंटेंस। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी गलत है हमारा। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ। अजी सांस लाओ, संतोष की सांस कहाँ से लाओगे? कहीं बाजार में मिलता है क्या संतोष की सांस? ना 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 ना, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ये हमारा बिल्कुल सही शब्द वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक ही शब्द वाला विकल्प हो। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक टॉपिक है जिसमें एक लंबा वाक्य दिया रहेगा और उसके बदले में आपको एक ही शब्द का चयन करना है, चुनना है जिसका मतलब भी वही होता है जो उस पूरे वाक्य का मतलब होता है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, बाह्य संसार यानी कि घर तो घर ही है और उसके अलावे जो पूरा हमारा वातावरण है, जो हमारा दुनियादारी है, हाँ, जो बाहरी संसार है, उसके ज्ञान से अनभिज्ञ, भिज्ञ मतलब क्या है? जानना, अन्न मतलब नहीं, जो बाहरी संसार के ज्ञान को नहीं जान पाए उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, यही हमको अब यहाँ देखिए, लोकज्ञ मतलब क्या होता है? संसार को जानने वाला। लोकज्ञ, लोक मतलब क्या होता है? लोक मतलब संसार, और ज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञान, जिसका ज्ञान हो, ज्ञान मतलब जानना। संसार को लोक मतलब संसार, और यहाँ पे अ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? अ लगा दिया, मतलब नहीं जानने वाला। संसार के ज्ञान को, जो बाहरी संसार के ज्ञान को नहीं जाने, उसी को तो अनभिज्ञ बोलते हैं। अनभिज्ञ मतलब जिसको उसका ज्ञान न हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलोकज्ञ। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि लोक की नहीं, संसार की जानकारी ज्ञान है उसको, यानी कि उसको बाहरी संसार का ज्ञान ही नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? अलोकज्ञ। अब देखिए, असाध्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम असाध्य की बात करें, इसका मतलब होता है जिसकी सिद्धि संभव न हो सके, जिसकी सिद्धि संभव न हो, यानी कि जिसकी सिद्धि संभव न हो, यानी कि ये क्या होता है? ला इलाज होता है। जैसे कोई बोलता है ना कि ये जो बीमारी है ना वो बिल्कुल क्या है? असाध्य है, यानी कि ला इलाज है, इसका इलाज संभव नहीं है, तो उसको असाध्य बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अलौकिक देखिए, अलौकिक का मतलब क्या होता है? अलौकिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, इसका मतलब ही होता है रहस्यमयी। ठीक है, इसका मतलब होता है विलक्षण। अगर दूसरी बात करें तो इसका मतलब होता है विलक्षण। हाँ, अलौकिक का मतलब प्रकृति से परे, प्रकृति से परे भी इसका मतलब होता है। तो यहाँ बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ के सेंस में अलौकिक का भी कोई सही अर्थ नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अब अलंघनीय, लांघना मतलब जिसको लांघा न जा सके, जिसको पार न किया जाए, जिसे लांघा नहीं जा सके, उसे बोलते हैं अलंघनीय। देखिए, अल यहाँ लग गया, अ का मतलब होता है नहीं, लंघनीय मतलब लांघ नहीं, जो लांघने योग्य नहीं हो, जिसको पार नहीं किया जा सके, उसी को बोलते हैं अलंघनीय। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन अलोकज्ञ सही है, और ये सब चीज़ आप अर्थ तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, जो आपको अगले प्रश्न में या किसी भी दूसरे तरह के प्रश्न में काम आएंगे, तो अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द में मुहावरा का सही अर्थ बताइए जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे है किताबी कीड़ा, नाम से ही है किताबी, किताब का कीड़ा। किताब में कीड़ा कैसा होगा जी? जो केवल हर समय पढ़ाई करता है, जो हर समय पढ़ाई में लगे रहे, उसे ही किताबी कीड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे उलझन पैदा करने वाला किताबी कीड़ा से कहीं कोई संबंध नहीं रखता। अब देखिए, ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है, किताबी कीड़ा नहीं, कोई प्रकृति ने स्पेशलिस्ट कोई ऐसा कीड़ा नहीं बनाया है जो किताब को खाने के काम आता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा का मतलब होता है हर समय पढ़ाई करने वाला, तो पढ़ाई से दूर कैसे भागेगा? तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं,
हमारा मित्र, हमारा मित्र सुरेश किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा है यानी कि जो मेरा दोस्त है सुरेश, वह हर समय पढ़ाई में ही लगे रहता है और उसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं किताबी कीड़ा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस वाक्यांश के लिए क्या करना है, सार्थक शब्द हमको ज्ञात करना है। सार्थक मतलब क्या, जिस शब्द का कोई अर्थ हो, सही सही अर्थ निकले उसको हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकले उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसकी कोई उपमा ना हो, यहाँ पे भी वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह पूरा जो वाक्य दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा ना हो, इसका मतलब क्या है कि जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, उससे कोई मतलब कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुपम। अनुपम, इसका सही आंसर क्या होगा, अनुपम। और मतलब होता है नहीं, हाँ नहीं, और नहीं उपमा। ठीक है, अब देखिए इसकी तुलना हो ही नहीं सकती, इसके लिए इसका नाम अनुपम नहीं लगा दिया गया। अब देखिए अतिशयोक्ति, इसका मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। बढ़ा चढ़ा करके मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं उसका बिल्कुल वैसे नहीं रख करके उसमें अतिशयोक्ति किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, दिखाया गया है, उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। अलौकिक का तो मतलब आप समझ ही गए, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि रहस्यमयी होता है। अलौकिक मतलब रहस्य, रहस्यमयी, रहस्य, रहस्य, रहस्यमय। ठीक है, ये अलौकिक हो गया। और इसको विलक्षण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसकी कोई उपमा ना हो, अलौकिक का भी इससे कोई संबंध नहीं हो। विशेष मतलब क्या है, विशेष मतलब क्या, खास करके। खास करके मतलब किसी चीज़ के ऊपर में जोर दिया जाए, जोर दिया जाए। विशेष, विशेष मतलब विशेष, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, विशेष। तो हमारा सही सही जो आंसर होगा यहाँ पे अनुपम होगा। इस पूरे सेंटेंस के लिए सार्थक शब्द जिसकी कोई उपमा ना हो उसको अनुपम बोलते हैं। ठीक है, अनुपमीय मतलब जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द ज्ञात करिए। किसका जी, रेखांकित शब्द का। मेरे प्यारे बच्चों, विलोम तो मतलब, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, विपरीत। अब जो रेखा के अंदर में जो अंकित किया हुआ है शब्द, वो है आपका जीवन दान। जीवन दान, जीवन दान का मतलब क्या होता है, जीवन को दान देने वाला, जीवन को दान देने वाला, जीवन को दान देने वाला। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा होगा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड जो दंड के रूप में क्या देता है, मृत्यु, है ना। तो अब कोई जीवन में दान, जो दान में क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है, और कोई क्या कर रहा है, दंड में क्या दे रहा है, मृत्यु दे रहा है। तो इसको बोलते हैं मृत्यु दंड। यानी कि एक तरफ जीवन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मौत दिया जा रहा है। तो जीवन दान का जो विलोम शब्द होगा वह मृत्यु दंड होगा। अब देखिए, अगर कटुकरण की बात करें, तो कटुकरण क्या होता है, कटु मतलब कड़वा होता है, कटुकरण कड़वाहट। तो यह इसका मीनिंग जीवन दान के साथ कहीं मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जीवन, जीवन जो है जीवन दान, यहाँ विलोम पूछ रहा है जीवन, तो जीवन तो दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, कटुकरण भी नहीं होगा। और जीवात्मा, जीवात्मा क्या होता है, अगर हम जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा जो है एक ऐसी शक्ति जिसके कारण प्राणी जीवित होता है। जैसे हम जो प्राणी, हम जो मानव हैं, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक वह तत्व है जिसके कारण हम सभी क्या हैं, वह तत्व जिसके कारण, इसके कारण, कारण हम प्राणियों के अंदर जीवन है, हम प्राणियों के अंदर जीवन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं। तो इसका भी कहीं भी जीवन दान से मतलब ये तो जीवन के संबंध में ही कहा जा रहा है, तो ये तो क्या है, पर्यायवाची ही है। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, मृत्यु दंड ही होगा। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आंसर वो होगा जिसमें गलती है, बिना गलती वाला नहीं, गलती ढूंढना, जिसमें गलती होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सवाल को सही सही
समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में क्योंकि प्रकृति पहले को थी प्रकृति पहले को थी, मुझे यहाँ पे अटपटा लग रहा है, पहले को थी और मनुष्य बाद में आई। जी हाँ, अब इसमें गलत वाला जो है ना यही होगा, पहले को थी मनुष्य बाद में आई। पहले को थी, को के जगह पे क्या होगा, से होना चाहिए, पहले से थी मनुष्य बाद में आई, यानी कि प्रकृति पहले से थी मनुष्य बाद में आई, से काफ़ी बाद में शुरू हुआ क्योंकि प्रकृति, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। और कोई त्रुटि नहीं है जी, नहीं त्रुटि तो इसमें है, इसके लिए हमारा आंसर ये होगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा कि पहले को थी, को पहले से थी। ठीक है, यानी कि प्रकृति जो है ना वो क्या पहले से ही थी और मनुष्य बाद में आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुहावरा का अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा का अर्थ पूछा जा रहा है। पासा पलटना, पासा पलटना, जी हाँ, पासा पलटने का मैं बता दूं इसका मतलब होता है स्थिति उलट जाना, स्थिति उलट जाना। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने एक ही ओवर में 25 रन बनाकर मैच का पासा ही पलट दिया, यानी कि यह टीम हारने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने एक ही ओवर में इतना ज़्यादा रन बना दिया कि स्थिति बिल्कुल उलट गई। अब यहाँ पे जीतने की स्थिति आ गई, इसके लिए इसको बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने एक ही ओवर में 25 रन बनाए और उन्होंने मैच का क्या किया, पासा ही पलट दिया। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पासा पलटना, मतलब स्थिति को बिल्कुल उलट देना। समय नष्ट करना ये नहीं होगा, कठिन परिश्रम करना ये भी नहीं होगा इसका, और जान छुड़ाना ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। यहाँ पूछा रहा है पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। किसका, निशा का। निशा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, निशा का पर्यायवाची शब्द। अब निशा का पर्यायवाची शब्द होता क्या क्या ये हम जान लें। निशा मतलब क्या होता है, निशा मतलब होता है रात, निशा को रात भी बोला जाता है, निशा को रजनी भी बोला जाता है, रजनी। निशा को क्या बोला जाता है, यामिनी भी बोला जाता है, इसका पर्यायवाची यामिनी भी होता है। ये सभी निशा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो दंत मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दांत। शुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, सही, शुद्ध मतलब सही। और ये रात्रि मतलब क्या होता है, हाँ, निशा को रात हो गया, रात्रि भी बोल सकते हैं, रात्रि ही बोलते हैं। तो इसका चूंकि पर्यायवाची पूछ रहा, और खेद मतलब क्या होता है, खेद मतलब होता है अफसोस। तो अफसोस का कहीं भी निशा से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा जो ये भी आंसर नहीं होगा, शुद्ध भी नहीं होगा और दंत भी नहीं होगा, क्योंकि इस तीनों के जो अर्थ हैं वह इससे कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में निशा का जो यहाँ पर दिया हुआ पर्यायवाची होगा वो रात्रि होगा, और ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सवाल 10 नंबर में फिर से पर्यायवाची शब्द ही ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस बार दिया है अटल। अटल का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। अटल मतलब होता है अडिग, अडिग जो बिल्कुल अटल रहे अपने बात पे। इसका मतलब होता है स्थिर, स्थिर। अटल का मतलब स्थिर भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद अचल, अचल, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए तो यहाँ पे अटल का आप देखें तो अडिग दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर अडिग सही हो जाएगा। अब इसकी बात करें, अगर निरादर की बात करें तो निरादर का मतलब क्या होता है, निरादर का मतलब होता है आदर, जिसका आदर ना हो। निरादर मतलब आदर नहीं करना, नहीं लगा दिया इसमें, मतलब जिसका आदर नहीं किया जाए उसको निरादर बोलते हैं, निरादर करना। धान्य मतलब क्या होता है, धान्य का मतलब अनाज भी होता है, इसका मतलब अनाज भी, तो ये भी हमारा नहीं होगा, निरादर करना भी नहीं होगा। और सहसा, सहसा मतलब क्या होता है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है अचानक, अचानक से। सहसा का मतलब होता है अचानक से, अकस्मात, अकस्मात। तो
अकस्मात अचानक का अटल से कहीं कोई संबंध नहीं है। इसके लिए हमारा अटल का सही पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अडिग होगा। अगर यहाँ पे स्थिर रहता, अचल रहता, तो वह भी इसका पर्यायवाची शब्द आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी वाला शब्द। बर्तनी मतलब शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। यहाँ पे गलत शब्द लिखा हुआ और उसका हमको शुद्ध बनाना है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य है, देखिए रेखांकित शब्द यही है, सौभाग्य। सौभाग्य ऐसे नहीं लिखते, सौभाग्य कैसे लिखते हैं, सौभाग्य होता है जी, ये होता है सौभाग्य। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी हमारा ये सही होगा। सौभाग्य ये बिल्कुल निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सौभाग्य ये भी निरर्थक शब्द है, इसका भी सही अर्थ नहीं है। और सौभाग्य ये भी क्या है, सही वर्तनी नहीं है। तो हमारा एक ही वर्तनी सही है कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। इसका उच्चारण इस तरीके से सौभाग्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव मैंने बताया था आपको कि तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत के शब्द जो बने हैं, अगर हूबहू वही लिया जाए तो तत्सम हो जाते हैं, लेकिन उसी शब्द को अगर हिंदी में रूपांतरित कर दिया जाए और अपने तरीके से हिंदी में जो शब्द उसको बना लिए गए, वो तद्भव कहलाते हैं। रूपांतरित हिंदी में रूपांतरित संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गोस्वामी जी को बुला के लेके आओ। क्या बोल रहा है कि रेखांकित शब्द का ही हमको तद्भव ज्ञात करना है। तो गोस्वामी जी को बुला के लेके आ जाओ। तो देखिए गोस्वामी क्या है, गोस्वामी जो है यहाँ पे तत्सम शब्द दिया हुआ है और उसका तद्भव शब्द हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो होगा सही तद्भव शब्द वो होगा गुसाई। गुसाई इसका सही आंसर क्या होगा, गुसाई। गोस्वामी का क्या होगा, गुसाई होगा तद्भव। अब अगर हम गाहक को देखें तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका ये गाहक क्या है, ये तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, ग्राहक होता है। ये ग्राहक के संबंध में है, गोस्वामी से इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। गागर का मतलब क्या होता है, सुराही होता है। सुराही, गागर का मतलब जो होता है सुराही होता है, मटका होता है, गगरा बोल सकते हैं, गगरा बोल सकते हैं इसको। तो ये सब इसका मतलब होता है। तो यहाँ गोस्वामी जी से कहीं कोई संबंध है ही नहीं। और इस गुण का मतलब जो होता है ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए किसी विशिष्ट गुण या योग्यता अपेक्षित हो, वैसा गुण। तो ये भी यहाँ पे गोस्वामी जी से कहीं कोई संबंध नहीं रखता। तो हमारा तद्भव शब्द जो होगा गोस्वामी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुसाई। गुसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए रेखांकित शब्द का फिर से विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम मतलब क्या, उल्टा, विपरीत। क्या है, अलगाव है यहाँ पे, अलगाव। अलगाव, यह समूह अलगाव की राह पर है। एक समूह की बात की जा रही है जो अलगाव की राह पे है। अलगाव मतलब क्या, दूर। अलगाव का मतलब हो गया दूरी, अलग रखने का भाव। अलगाव का मतलब होता है दूरी बनाना, हाँ, अलग रखने का भाव, अलग रखने का भाव, ठीक है। अब देखिए हमको इसका विलोम निकालना है। अपूर्ण मतलब क्या होता है, जो पूरा नहीं हो, ठीक है, जो पूरा नहीं हो। अलगाव से कहीं कोई इसका उल्टा सीधा सही मतलब नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं। निडर का मतलब क्या होता है, निडर का मतलब जिसको डर न लगे। नी मतलब नहीं, डर मतलब जो नहीं डरता हो, जो नहीं डरे, नहीं डरने वाला, डरने वाला, इसको बोलते हैं निडर। तो अलगाव और निडर का कहीं कोई संबंध नहीं, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समाज। समाज भी, समाज का मतलब क्या होता है, समुदाय। इसका मतलब क्या होता है, समुदाय। इसको दल भी बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं। तो इसका कहीं कोई अलगाव से मतलब नहीं है। तो देखिए एकीकरण मतलब क्या होता है, एकत्रीकरण, एकत्र होना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकत्र, एकीकरण, हाँ, एकत्र करना। एकत्र करना यानी कि मिलाने की प्रक्रिया, मिलाने की, मिलाना, मिलाने की क्रिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दूरी बनाना था, अलग करने का भाव था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिलाने का, एक जगह करने का क्रिया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, एकत्रीकरण होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, अलगाव का एकीकरण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल में पूछा रहा है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करिए। ठीक है जी, देशज विदेशज शब्द का चयन करना है किसमें, जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है खाली स्थान की जगह पे। क्या खाली स्थान इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। हाँ, क्या खाली स्थान है और यहाँ पे इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। अब देखिए भर भर के हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द, देशज मतलब तो बताए थे कि जिस शब्द का जन्म देश के अंदर हुआ है, और विदेशज मतलब जो विदेशों से ली गई शब्द है, यानी कि जिसका जन्म विदेशों में हुआ, अरबी फारसी चीनी वैसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो देखिए क्या जनाब इतनी दौलत का जब वह माता पिता को, क्या जनाब, यह तो इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, क्या जनाब का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या दावत इतनी दौलत का जब वो अपने, क्या दावत इतनी दौलत का, ये भी यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है। और क्या जवाब इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता, क्या जवाब, ये भी यहाँ पे पूरा वाक्य को सही नहीं शुद्ध कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक है क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता, यानी कि उसके पास इतने धन दौलत है, लेकिन बोल रहा है इसमें कि क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, इतने धन दौलत का क्या फ़ायदा ही क्या है जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता है। ठीक है, तो यह हमारी जो सामाजिक संरचना है, जो हमारा व्यवहार है, जो चरित्र होना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। ऐसे शब्द का यहाँ पे प्रयोग करना है जो बिल्कुल फिट बना करके इस वाक्य को सही करे कि क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जो जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए अगले शब्द में अगर आप देखें तो पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला शब्द का चयन करिए। जी हाँ, सही स्त्रीलिंग वाला शब्द का चयन करना है इसमें, सही स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो अब देखिए इसमें जो है ना, हम पहले वाक्य पढ़ के देखेंगे। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह अब नहीं रही। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह अब नहीं रही। अब यहाँ पे भर भर के देखते हैं, क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, यह शब्द है भी नहीं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यह पुल्लिंग है। इसके लिए यहाँ पे ये आप कुल मिला के ये देखें कि यहाँ पे वाक्य में फिट बैठना चाहिए। तो क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा देखें, क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह होश अब नहीं रही, ये भी यहाँ पे सही सटीक जवाब नहीं दे रहा, सही सटीक रूप से बैठ नहीं रहा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए, क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह खबर अब नहीं रही, यह भी इस वाक्य को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अब एक ही बचा है, अब इसको भर के देख लेते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। जी हाँ, वाह वाह, यह तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इस वाक्य में। और यह चमक अच्छी है, चमक यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द भी की भरपाई कर रही है। यह भी हमारा अपने ऑप्शन के हिसाब से सही अर्थ पूरा कर रहा है, अर्थ भी पूरा कर रहा है, और यह स्त्रीलिंग शब्द है भी। इसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे चमक होगा कि क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक गद्यांश दिए गए हैं। गद्य का अंश, कहानी का अंश है, जिसको पढ़ करके हमको 5 सवाल का जवाब देना है। और ये आपने अगर थोड़ी बारीकी से पढ़ ली तो 5 में 5 सवाल के आंसर आपसे एकदम बिल्कुल सही होने हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए
सबसे पहले एक सरसरी निगाहों से इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। आइए। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक खाली स्थान का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके खाली स्थान के प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी खाली स्थान के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और खाली स्थान से भरी होती है, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है और रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उनके कुछ अस्वाभाविक खाली स्थान देते हैं। ठीक है, ये 5 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरना है सटीक शब्द की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने सरसरी निगाहें पढ़ा तो एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि यहाँ पे साहसिक कार्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, साहस वाले काम के बारे में, मतलब एक समुदाय होता है हमारा समाज में, एक साहसिक व्यक्ति होते हैं जो हमेशा रिस्क लेना पसंद करते हैं, रोमांचकारी कार्य करने में उनको मज़ा आता है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव कराते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी उत्साहवर्धक दुविधा का अनुभव कराते हैं। दुविधा तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। किसी उत्साहवर्धक प्रणाली का बोध का अनुभव कराते हैं, ये भी नहीं बैठ रहा है। उत्साहवर्धक प्रमाण का अनुभव कराते हैं, ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा है कि रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। गतिविधि क्या है? प्रक्रिया है। तो हमारा यहाँ पे सबसे फिटेस्ट जो वर्ड होगा, शब्द होगा, वो क्या होगा? गतिविधि। कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। तो सबसे सही आंसर हमारा गतिविधि होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके खाली स्थान प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। नकारात्मक प्रभाव, साहसी प्रभाव तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। इसके रोमांचक प्रभाव नुकसान और हानि, रोमांचक प्रभाव जो होगा वो हानि के सेंस में नहीं होगा। ये यहाँ पे इसके कुछ भी प्रभाव नुकसान और हानि, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके कुछ भी प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। देखिए ज़्यादातर केस में इसका जो परिणाम होता है वो सकारात्मक होता है जो हमें लाभ देता है और यहाँ पे इसके कुछ प्रभाव के बारे में बात की जा रही है जो यहाँ पे क्या होता है, हानि भी पहुंचा सकते हैं। प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। कुछ इसके कुछ प्रभाव, कुछ भी प्रभाव, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा सही वो डी होगा, नकारात्मक नहीं होगा। यहाँ पे इसका परिणाम सकारात्मक होता है और जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान आने पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ये आंसर गलत लग रहा है। यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक होना चाहिए। इसका है इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे नकारात्मक, यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता और इसका परिणाम सकारात्मक जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। तो साहसिक लोग कभी भी प्रमाण के बारे में नहीं सोचते। प्रमाण यहाँ पे सही शब्द नहीं बैठ रहा है।
साहसिक लोग कभी भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं हो सकता है। साहसिक लोग पर्यावरण के बारे में कैसे नहीं सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। और साहसिक लोग कभी भी कार्य के बारे में नहीं सोचते, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। तो यद्यपि साहसिक लोग कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, परिणाम होगा। यानी कि जो साहसिक व्यक्ति होंगे वह बिल्कुल अपने साहस पराक्रम को दिखाएंगे, लेकिन उसमें उनकी जीत होगी या हार होगी इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। वो हमेशा अपने साहसिक कार्य के करने में रोमांच का मजा लेते हैं, उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग बिल्कुल इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। हाँ, अपने साहसिक कार्यों को क्या करते हैं, निरंतर रूप से करते रहते हैं, जारी रखते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। इस तरह की गतिविधियाँ खाली स्थान और साहस से भरी होती है, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। जिसकी प्रकृति क्या होती है, साहस और जोखिम वाली होती है। अब देखिए, इस तरह की गतिविधियाँ इस तरह की गतिविधियाँ प्रकृति और साहस से भरी होती है। यहाँ पे ये प्रकृति सही नहीं बैठ रहा है। इस तरह की गतिविधियाँ डर और साहस भरी होती है। डर तो बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ पे साहस, डर वाली तो होगी नहीं। और इस तरह की गतिविधियाँ नियम और साहस भरी होती है। नियम और साहस भरी, ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है वह क्या होती है, उत्साह, मतलब जोश और साहस भरी होती है। उत्साह और साहस भरी होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो इस सेट का है, 20वां सवाल, इसकी तरफ चलते हैं कि रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक देते हैं। क्या देते हैं, खाली स्थान, जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक क्या देते हैं, बातें देते हैं। अस्वाभाविक बात, यहाँ पे ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। और रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें ना, गतिविधियों का समूह होता है, अनुभवकारी गतिविधियों, जो उन्हें क्या देते हैं, अस्वाभाविक समय देते हैं। ना, समय भी ना होगा यहाँ पे। जो कुछ अस्वाभाविक हिस्सा देते हैं, हिस्सा भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये भी आप देखिए, उन्हें कुछ अस्वाभाविक हिस्सा देते हैं, ये भी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है वाक्य में। तो आप देखें तो यहाँ पे इसका आंसर अनुभवकारी गतिविधि यहीं पे दिया हुआ है। तो देखें तो उन्हें कुछ अस्वाभाविक क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। यहाँ पे इसका सबसे सटीक शब्द होगा अनुभव होता है। अनुभव देते हैं, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा 20 का 20 सवाल समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा सॉल्यूशन करने में। और फिर भी मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर समझने में जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, या आपको किसी खास टॉपिक का वीडियो लेकर के आना है, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मैं लगातार आपके लिए हर दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के आता रहूँगा इसी तरीके से। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप रोजगार संघ विपिन चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा पता चल सके। क्योंकि मैं लगातार आपके लिए, जब तक SSC GD 2025 के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक कंटिन्यू आपके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसी सरल एवं ट्रिकी वे में करवाते रहेंगे कंटिन्यू। बस आपको सिर्फ जुड़े रहना है। एक चीज़ और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, मैंने SSC CGL में अपना स्थान बनाया है, फाइनली रूप से सिलेक्टेड हुआ हूँ। मैंने रेलवे के कई एग्ज़ाम में भी अपनी फाइनल सिलेक्शन ली है और स्टेट गवर्नमेंट में भी मैंने कई पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो इस प्रक्रिया में मेरे बहुत अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव का फ़ायदा आपको भी मिले। मुझे ये पता है कि पढ़ने के लिए तो इतना सारा कुछ है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ते रहेंगे तो फिर जो थीम बेस्ड पढ़ाई है, जो हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, वह छूट जाएगा या फिर उसमें से कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस अनुभव का आपको फ़ायदा मिल सके। इसी के चलते मैं यह चैनल की शुरुआत किया हूं, रोजगार संघ विपिन। आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।